तो फ्रेंड्स, हमने इशू 1.4 तक देख लिया था पिछले लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में। लिंक्स आपको उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 1.4 में था आपका इनडायरेक्ट टैक्स। तो आज हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि ये कहा जा रहा है कि टैक्स की एक नई कोड आएगी। मतलब कि सारे टैक्स, जैसे जीएसटी जो है एक यूनिफाइड टैक्स है, वैसे ही जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं भी बहुत सारे देने पड़ते हैं, वो सब यूनिफाई करके एक कोड आएगा जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स कोड या डीटीसी। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड होगा हमारा, ये क्या है? ये एक अटेम्प्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिससे कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए। अभी आपने देखा होगा इस बार के बजट में भी जो है लगाई गई हैं, आपका 2 लेयर्स लगाई गई हैं। एक जो पुराना वाला टैक्स सिस्टम है वो, और जो नया वाला टैक्स सिस्टम है उसमें जो सारे हमें वो मिलते थे, जो भी एग्जाम्पशंस मिलते थे वो हटा दिए गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास है डायरेक्ट टैक्स कोड की तरफ। ये क्या करेगा? डायरेक्ट टैक्स कोड रिवाइज करेगा, कंसोलिडेट करेगा और सिंप्लीफाई करेगा जो टैक्सिंग स्ट्रक्चर है उसको, और एक सिंगल लेजिस्लेशन बनाएगा। जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये अभी जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट है 1961 वाली, आईटीए एक्ट 1961, उसको रिप्लेस कर देगा। और बाकी जो टैक्स हैं इसमें सब्स्यूम हो जाएंगे, जैसे कि वेल्थ टैक्स एक्ट, ये जो है हट जाएगी 1957 वाली। अब स्टेट डायरेक्ट टैक्स की स्टेट क्या है इंडिया के अंदर? अगर हम इंडियंस की बात करें तो जो लोग पर्सनल इनकम टैक्स फाइल करते हैं वो 65% तक बढ़ गए हैं 2014 से लेकर 2018 के बीच में। इसी तरह से डायरेक्ट टैक्स से अगर जीडीपी का रेशियो देखें तो ये भी बढ़ा है, 5.98% हो गया फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में, जो कि पिछले 10 साल में सबसे बड़ा था। तो ये शो करता है कि टैक्स बायोएंसी है अभी हमारी इकोनॉमी में। तो अब टैक्स बायोएंसी का मतलब क्या होता है? तो टैक्स बायोंसी बेसिकली ये इंडिकेटर होता है जो मेजर करता है कि एफिशिएंसी क्या है आपके टैक्स स्ट्रक्चर की। मतलब कि कितनी आसान, मतलब आपकी ये मेजर करता है एफिशिएंसी प्लस आपकी जो है रिस्पॉन्सिवनेस क्या है आपके डायरेक्ट टैक्स का। तो वो हमारी जो है टैक्स बायोंसी से पता चलता है। ये मतलब जितना ज़्यादा आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो होगा उतनी अच्छी आपकी टैक्स बायोंसी होगी। ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। कॉर्पोरेट टैक्स कट रेट कट क्या होता है? देखिए, अभी जो है डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों कंपनीज जो है ये लायबल होती हैं कॉर्पोरेट टैक्स देने के लिए। मतलब कि इनकम टैक्स के तहत एक तो इनको इनडायरेक्ट टैक्स देना होता है, दूसरा इनको जो इनकी इनकम होती है उस पर डायरेक्ट टैक्स देना होता है। इसी को हम कॉर्पोरेट रेट टैक्स बोलते हैं। तो डोमेस्टिक कंपनी को जो जो टैक्स देना होता है वो उसकी यूनिवर्सल इनकम पे टैक्स दिया जाता है। जो भी वो इनकम जनरेट करेगी उस पर डोमेस्टिक कंपनी जो है टैक्स देगी। जबकि अगर हम फॉरेन कंपनी, जैसे कि अगर गूगल की बात करें, तो वो केवल उस इनकम पे टैक्स करेगी, लगेगा उसके ऊपर जो कि उसने इंडिया के अंदर अर्न की है। मतलब जो कोई भी इनकम जो इंडिया के अंदर एक्रू हुई हो, मतलब जमाई की गई हो या इंडिया में रिसीव की गई हो, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है फॉरेन कंपनी पे। अब डोमेस्टिक कंपनी कोई भी उस कंपनी को कहा जाता है जो कि इंडिया के अंदर इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है। ये उसमें जो है आपकी जो फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज होंगी, वो भी आपकी कोई फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी हो गई, तो वो भी आपकी जो है डोमेस्टिक कंपनी के तहत आएगी। जैसे पेप्सिको इंडिया, तो ये आपकी जो है डोमेस्टिक कंपनी हो गई क्योंकि ये इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, इंडिया की कंपनी टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो ये हमारी डोमेस्टिक कंपनी के तहत आती है। डोमेस्टिक कंपनी में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों तरह की कंपनियां आएंगी। मतलब प्राइवेट कंपनी भी देंगी, और जो जैसे कोल इंडिया, ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो ये भी एक डोमेस्टिक कंपनी का एग्जाम्पल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया था? कॉर्पोरेट टैक्स को जो है रेट को रिड्यूस कर दिया है। 22% था पहले, पहले 30% था, इसको रिड्यूस करके 22% कर दिया गया है एग्जिस्टिंग कंपनीज के लिए। मतलब जो ऑलरेडी खुली हुई है उनके लिए जो इनकम टैक्स का रेट है वो 22% हो गया है, पहले ये 30% हुआ करता था। और जो नई कंपनी खुलेंगी उनके लिए, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुलेंगी, मतलब कि अगर आप आईटी कंपनी खोल रहे हैं तो वो सर्विस सेक्टर की कंपनी है, उसके लिए नहीं। कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नई खुलती है तो उस पर जो है टैक्स पहले लगता था 25%, अब वो घटा करके 15% कर दिया है, जिससे कि लोग आकर के इंडिया में मैन्युफैक्चर करें। नेक्स्ट जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम। अब रेमिटेंस क्या होता है? बाहर से कोई अगर पैसा इंडिया के अंदर भेजता है तो उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो सीबीडीटी जो है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, इसने जो है एलआरएस को, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम को देख का डेटा स्टडी करने के बाद कोई भी जो है इसमें कुछ एडवर्स चीज़ नहीं पाई है। जो भी केसेस इसने स्क्रूटनाइज किए थे सब रेगुलराइज्ड हैं, कोई भी इसमें धोखाधड़ी वाली बात नहीं हुई है। एलआरएस की जो स्कीम है 2004 में इंट्रोड्यूस हुई
हुई थी आरबीआई के द्वारा। ये क्या करता है, एलआरएस की स्कीम कोई भी रेसिडेंट इंडियन है, मतलब कि एनआरआई, मतलब कोई भी रेसिडेंट इंडियन, जैसे कि मैं एक रेसिडेंट इंडियन हूँ, तो कोई भी रेसिडेंट इंडियन किसी सर्टेन अमाउंट को जो है रेमिट कर सकता है, ठीक है, किसी और कंट्री में। जैसे मान लीजिए मैं इंडिया से कहीं, मान लीजिए नेपाल में अगर मैं रेमिट करती हूँ, तो ये एलआरएस के तहत किया जा सकता है, ठीक है। एलआरएस के तहत कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल, मतलब कोई भी इंडिविजुअल तो इंडिया के अंदर है, वो किसी दूसरी कंट्री में कुछ अमाउंट को जो है भेज सकता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। वो जो वो जो अमाउंट भेजा है वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ किया जा सकता है या एक्सपेंडिचर के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। तो एलआरएस रेगुलेशन ये अलाउ करते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को कि वो फ्रीली रेमिट कर सकते हैं $25,000 तक एक फाइनेंशियल ईयर में। सॉरी, 2.5 लाख नॉट 25,000, $2.5 लाख तक ये रेमिट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। अब इस रेमिटेंस की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा, मतलब कि ये गिफ्ट में दिया जा सकता है, इसको फ्रीली स्पेंड कर सकते हैं कहीं पे भी, इससे ट्यूशन फ़ी पे की जा सकती है, या इसको हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रेमिटेड अमाउंट को जो है शेयर में इन्वेस्ट किया जा सकता है, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बॉन्ड हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं ओवरसीज में। ये रेमिटेंसेस जो है ये किसी भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में की जा सकती हैं। अब नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है बाईबैक टैक्स। तो बाईबैक टैक्स क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जब कंपनी अपने शेयर्स को दोबारा खरीद लेती है। मान लीजिए कंपनी के शेयर थे 48% है कंपनी के पास अपने शेयर, और 52% जो है शेयर होल्डर्स हैं। अब कंपनी चाहती है कि उसको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिले। स्ट्रैटेजिक जो होल्डिंग होती है उसमें किसी भी कंपनी के पास 51% जिसके भी पास शेयर होंगे वो स्ट्रैटेजिक जो है होल्डर हो जाता है, स्ट्रैटेजिक शेयर होल्डर हो जाता है। तो मान लीजिए कंपनी को जो है स्ट्रैटेजिक शेयर होल्डर बनना है, तो कंपनी को 3% शेयर खरीदने पड़ेंगे। अब कंपनी अपने शेयर होल्डर से ये 3% शेयर खुद खरीद ले, तो इसी को हम बाईबैक कहते हैं। तो बाईबैक एक प्रोसेस है जब एक कंपनी अपने ही शेयर को खरीद लेती है, जो उसने शेयर परचेज सेल किए थे शेयर होल्डर्स को, उनको अगर रीपरचेज करे तो इसको कहा जाता है बाईबैक। डिविडेंड जो है ये स्पेसिफिक अमाउंट का पर शेयर वो पे किया जाता है शेयर होल्डर को। बाईबैक ऑफर जो है ऑप्शनल होता है, ठीक है, मतलब कंपनी जो है एडवर्टाइज करेगी कि हम बाईबैक करना चाहते हैं, अब शेयर होल्डर की मर्जी है वो बेचे कंपनी को वापस या नहीं। तो ये ऑप्शनल होता है, केवल वो शेयर होल्डर जिनको पैसा चाहिए उनके शेयर के बदले में वो बाईबैक की ऑप्शन को यूज़ करके कंपनी को शेयर्स बेच सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो बाईबैक शेयर्स होंगे उन पे जो है कंपनी को 20% टैक्स देना हो चाहिए, ये प्रपोज किया गया है। अभी फिलहाल जो बाईबैक टैक्स है वो केवल अनलिस्टेड कंपनीज पे लगता है, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर बाईबैक का टैक्स नहीं लगता। 1.6 हमें देखना है, ये डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सेंटर ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया, मतलब अपनी मंजूरी दे दी है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए कुछ जो है गवर्नमेंट पीएसयूज में। तो कौन कौन सी पीएसयूज हैं, ऐसी 5 पीएसयूज हैं, जैसे कि उनमें से कुछ हैं बीपीसीएल और सीसीआई। तो डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है और ये कैसे किया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है गवर्नमेंट अपने जो शेयर्स हैं या अपने एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट कर दे, उनको बेच करके कैश में अगर कन्वर्ट कर ले, जो भी उसकी शेयर होल्डिंग है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, उसको जो है बेच करके अगर कैश में कन्वर्ट कर लेती है तो उसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होता है उससे वो कंट्रोल जो है आपका कम हो जाता है, ठीक है। अब ये करता कौन है, DIPAM मतलब डिपार्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में एक डिपार्टमेंट है, वो नोडल एजेंसी है डिसइन्वेस्टमेंट की। अब लेटेस्ट न्यूज़ क्या है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, DIPAM और नीति आयोग ने ज्वाइंटली आइडेंटिफाई करेगी ये PSUs को जिसके अंदर स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैटेजिक शेयर्स जो है किसी भी शेयर होल्डर के पास 51% होने चाहिए। तो स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होगा कि अगर गवर्नमेंट अपना जो शेयर होल्डिंग है वो 51% तक बेच दे तो उसको हम स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। DIPAM सेक्रेटरी ये अभी को चेयर करेगा इंटर मिनिस्टर ग्रुप ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट की। उसके साथ साथ DIPAM सेक्रेटरी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज के जो सेक्रेटरी होंगे वो भी इसकी जो है उसकी चेयरिंग करेंगे। अभी 2020-21 का जो बजट अनाउंस हुआ था उसमें गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया है कि वो 2,10,000 करोड़ रुपए जो है 20-21 में प्रोक्योर करेगी डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू, जबकि 2019-20 में गवर्नमेंट ने 65,000 करोड़ का ये टारगेट रखा था।
इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब मेथड्स क्या क्या होते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के। पहला होता है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में जब डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है पहली बार, तो उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कोई भी कंपनी पहली बार अगर स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को बेचने जाती है, पहली बार जब वो अपने शेयर्स लिस्ट करती है, तो उसको जो है आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोला जाता है। फिर दोबारा अगर कोई और मतलब कोई कंपनी जिसने आईपीओ इश्यू कर दिए उसके बाद अगर कोई वो शेयर मार्केट में सेल आउट करती है, तो उसको फर्दर पब्लिक ऑफरिंग या एफपीओ बोला जाता है। और तीसरी चीज़ आपकी ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब कि सेल्स के लिए जो भी मतलब जो शेयर्स जो है सेल के लिए डाले जाते हैं उनको ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। तो इसके थ्रू जो है स्टॉक मार्केट में इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके कोई भी कंपनी जो है अपना डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है, पब्लिक सेक्टर यूनिट अपनी डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती है। दूसरी चीज़ है इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम या आईपीपी। तो इसमें क्या होता है कि जो भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा उसमें केवल इंस्टीट्यूशंस ही पार्टिसिपेट कर सकती है। मतलब जो ऑफरिंग की जाएगी वो पब्लिक के लिए नहीं की जा रही है, वो केवल इंस्टीट्यूशंस के लिए की जा रही है। कोई भी कंपनी हो गई, फर्म हो गई या कोई और इंस्टीट्यूशन है तो वही खरीद सकता है, तो इसको बोलेंगे हम इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट प्रोग्राम। तीसरी चीज़ होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये काफ़ी यूज होता है, ईटीएफ के नाम से ही आता है। तो ये क्या करेगा, ये साइमल्टेनियस सेल अलाउ करता है गवर्नमेंट की स्टेक की बहुत सारे सीपीएसईज में, मतलब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसमें बहुत डाइवर्स सेक्टर्स होते हैं और इनको एक सिंगल ऑफरिंग के थ्रू अलग अलग शेयर्स अलग अलग कंपनीज के ऑफर किए जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे मोनेटाइजेशन हो जाता है गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग का उन सभी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में जो कि ईटीएफ का बास्केट है। तो मतलब कि एक जो है आपका ग्रुप बना दिया जाता है। मान लीजिए ग्रुप के अंदर 22 आपकी कंपनीज हैं, तो अब इन 22 कंपनीज के कुछ कुछ शेयर्स जो है आपके बेचे जाएंगे इस ईटीएफ के अंदर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अभी इसमें दो तरह के आपके चलते हैं, सीपीएससी ईटीएफ और भारत 2022 ईटीएफ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत 22 ईटीएफ। तो ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जहाँ पे गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट का साइमल्टेनियस स्टेक है बहुत सारी कंपनीज में, वो हम भारत 22 ईटीएफ के थ्रू परचेज कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो होती है डिसइन्वेस्टमेंट में, चौथा तरीका होता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपना सब्सटैंशियल पोर्शन जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग का है किसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में वो सेल आउट कर देती है। मतलब कि 50% या उससे ज़्यादा की ओनरशिप अगर वो ट्रांसफ़र कर रही है तो उसको जो है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। जब भी स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ट्रांसफ़र ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल भी हो जाता है। मान लीजिए किसी कंपनी में गवर्नमेंट का 98% शेयर है और वो 2% जो है पब्लिक के पास है, तो अभी भी जो मेजर डिसीजन होंगे पॉलिसी के वो गवर्नमेंट ही लेगी। तो ये स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट थोड़ी सी लिक्विडिटी अपनी बढ़ा लेती है। पर जब स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है तो गवर्नमेंट अप टू 51% अपना स्टेक सेल आउट कर देगी। अब वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगी, 49% तक माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहा जाता है। तो गवर्नमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगी। अब गवर्नमेंट के हाथ में जो है मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं रह जाएगा, मैनेजमेंट कंट्रोल जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर के पास चला जाएगा। ये इसलिए किया जाता है जिससे कि एफिशिएंट मैनेजमेंट हो सके गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का। बहुत सारे प्रोग्राम इससे जो है ये जो प्रोग्राम्स हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जैसे कि कैपिटल रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं, डिविडेंड, बोनस शेयर, और ये सब इसी पॉलिसी का पार्ट है। डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ये अलाउ करता है इंडियन गवर्नमेंट का जो इनॉर्मस पब्लिक डेट है वो प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र हो जाती है इसके थ्रू, क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जा रहा है। तो सारी चीज़ें वो देखेगा, तो प्राइवेट सेक्टर ही गवर्नमेंट की पब्लिक डेट को भी डील करेगा। जो भी उस कंपनी, अगर कोई कंपनी लॉस में चल रही है तो उसको बिल्कुल टर्न अराउंड कर देता है स्ट्रैटेजिक सेल। अब एक नया मॉडल है सेलिंग का जो कि सिंगापुर में अप्लाई हुआ था, जिसका नाम है टीमासेक होल्डिंग्स का मॉडल। ये टीमासेक होल्डिंग्स ये सिंगापुर में जो है इनकॉर्पोरेट की गई थी, मतलब ये सिंगापुर में रजिस्टर की गई थी और ये सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट कॉमर्शियल एंटिटी की तरह रजिस्टर की गई थी। जैसे अभी आपने सुना होगा इंडिया में आईआरसीटीसी की एक, मतलब आपकी जो ये प्राइवेट कॉमर्शियल एंटिटी है पर ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है। तो
इसी तरह से सिंगापुर गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड प्राइवेट कॉमर्शियल एंटिटी, उसका नाम है टेमिसेक होल्डिंग। ये क्या करेगी, ये होल्ड करेगी और मैनेज करेगी गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट की लिंक्ड कंपनीज हैं उनको परचेज करके उनके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज और होल्ड करती है। इकोनॉमिक सर्वे 1920 ये सजेस्ट करता है कि प्रोफेशनलिज्म और ऑटोनॉमी लाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में हम टेमिसेक होल्डिंग्स जैसे कुछ मॉडल्स को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे गवर्नमेंट अपना स्टेक जो है किसी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट का कोई स्टेक किसी सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी को ट्रांसफर कर सकता है, जैसे टेमिसेक जैसी किसी एंटिटी को ट्रांसफर कर सकता है। ये एंटिटी एक इंडिपेंडेंट बोर्ड के द्वारा जो है मैनेज की जाएगी और इसके पास मैंडेट होगा कि ये डिसइन्वेस्टमेंट करे गवर्नमेंट के स्टेक का इन सीपीएसईज में कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद। मान लीजिए हमने जो है 50% स्टेक अलग अलग कंपनीज का जो है इसको दे दिया, ABC मान लीजिए कोई कंपनी है उसको दे दिया। अब ये प्रोफेशनली मैनेज्ड है, तो ये क्या करेगी, जब सही मौका आएगा तब ये डिसइन्वेस्टमेंट करेगी उसका। अभी फिलहाल गवर्नमेंट की प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी कि ये ABC कंपनी सारा जो पेमेंट है ये गवर्नमेंट को कर देगी और बाद में जब सही स्थितियां होंगी तब ये गवर्नमेंट की जो होल्डिंग्स है उनको धीरे धीरे सेल आउट करेगी। अभी क्या होता है कि डिसइन्वेस्टमेंट में जो यूजुअली हम बजटिंग करते हैं उससे कहीं छोटे दामों पर डिसइन्वेस्टमेंट हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट को यूजुअली लॉसेस झेलने पड़ते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के टाइम पर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के स्टेक को प्रॉपर्ली सेल आउट करने के लिए ये मॉडल जो है सेटअप किया गया है, जहां पर एक सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी को बनाया जाए जो कि गवर्नमेंट का स्टेक, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक ट्रांसफर कर दिया जाए, फिर ये गवर्नमेंट के स्टेक को टाइम पे किसी उचित टाइम पे सेल आउट करेगी। जैसे एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, प्रोफेशनल कंपनीज होती हैं, बेड डेट को जो है टर्न अराउंड करने की कोशिश करती है, ऐसे ये कॉर्पोरेट एंटिटी होगी जो कि प्रोफेशनल बोर्ड के द्वारा रन की जाएगी, जो कि डिसइन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करेगी। अब हमें सेकेंड इशू देखना है, ये बैंक एंड मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। इसमें इशू 2.1 है बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर। तो ये न्यूज़ में क्यों था, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 ने ये ऑब्जर्व किया था कि क्रेडिट ग्रोथ पब्लिक सेक्टर बैंक में काफ़ी डिक्लाइन किया है 2013 से, मतलब कि 2013 के बाद जो लोन्स देने की क्षमता है पब्लिक सेक्टर बैंक की वो काफ़ी घटी है। और इवन जो नए प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें जो है जबकि क्रेडिट ग्रोथ रहा है, मतलब प्राइवेट बैंक्स में लोन देने की क्षमता बढ़ी है जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो है लोन देने की क्षमता कम हुई है। 2019 में अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो 80% जो एनपीएज हैं बैंकिंग सिस्टम के वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास थे। ग्रॉस एनपीए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हैं उनका जो अगर आप अमाउंट देखेंगे ये 11.59% हो रहा है उनके ग्रॉस एडवांसेस का, मतलब कि वो जितने भी एडवांस देते हैं उसका 11.5% वो कन्वर्ट हो जाता है एनपीए में। तो अभी रिसेंट स्टेप्स क्या लिए गए हैं बैंक को रिफॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा क्या स्टेप्स लिए गए हैं, यूनियन पर कैबिनेट ने एक्सपैंड कर दिया है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम को, ये लोअर रेटेड एसेट्स के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। तो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम क्या है, ये ऑफर की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, जिससे कि वो हाई रेटेड पूल्ड एसेट खरीद सके एनबीएफसी से, मतलब कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जिनके पास अच्छे आपके एसेट्स हैं, एसेट पूल बहुत अच्छा है पर उनके पास अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो इसलिए उनको जो है ये बेचने पड़ेंगे। तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पार्शियल क्रेडिट गारंटी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिससे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनको ये आपके हाई रेटेड पूल्ड एसेट्स जो हैं उनको परचेज कर सकें। इसका ऑब्जेक्टिव है कि टेम्पररी एसेट लायबिलिटी का मिसमैच जो होता है एनबीएफसीज में उसको सॉल्व किया जा सके, जिससे कि एनबीएफसी डिस्ट्रेस सेल की तरफ ना जाए, कि उनको क्योंकि एक पर्टिकुलर रेशियो मेंटेन करना होता है, एसेट टू लायबिलिटी का रेशियो मेंटेन करना होता है। तो एसेट टू लायबिलिटी का रेशियो मेंटेन करने के लिए अगर उनके बहुत अच्छे एसेट्स हैं तब भी वो उनको बेचने पड़ते हैं, क्योंकि उनको जो है डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है, क्योंकि उनको जो है अपने कमिटमेंट्स को मीट आउट करना है। इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैंक्स को जो है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है। दूसरा एक जो अभी रिसेंट अपडेट आया था वो है ईज 3.0। तो ये क्या है, ये एक रिफॉर्म एजेंडा है जो एम करता है स्मार्ट टेक एनेबल्ड पब्लिक सेक्टर बैंकिंग। जैसे आपका आईसीआईसी बैंक वगैरह या प्राइवेट सेक्टर बैंक हमें बहुत सारी डिजिटल सुविधाएं देते हैं बैंकिंग की, इसी तरह से गवर्नमेंट बैंक्स में भी डिजिटल बैंकिंग की सुविधा के लिए ईज 3.0 जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें हमें बहुत सारी डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, जैसे डायल लोन फॉर डोर स्टेप लोन। जैसे प्राइवेट बैंक्स में आप लोन के लिए अप्लाई करें तो आपके घर पे जो है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट आकर के आपको
लोन का पूरा प्रोसीजर या फैसिलिटेशन कराता है। इसी तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक में भी ये सुविधा देने के लिए टाइले लोन वाली एक ये चलाई गई है ईज 3.0 के तहत। फिर पाम बैंकिंग वगैरह इंट्रोड्यूस की जाएगी, जिससे कि ईज ऑफ बैंकिंग हो सके, सभी कस्टमर्स का जो बैंकिंग एक्सपीरियंस है वो बेहतर बन सके। कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो बैंकिंग एक्सपीरियंस होता है कस्टमर का, वो इतना ईजी नहीं होता, तो ईजी बनाने के लिए ईज 3.0 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट के द्वारा जो एक रिफॉर्म मेजर लिया गया था वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड काफ़ी अच्छा अमेंडमेंट था। ये आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये अभी इंट्रोड्यूस की गई थी। ये क्या करेगा अमेंडमेंट, ये प्रोटेक्ट करेगा सक्सेसफुल रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के खिलाफ। मतलब कि जो भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स है, मान लीजिए मैंने जो है आईबीसी के तहत रिजोल्यूशन के लिए मैं जाती हूँ, तो मेरे ऊपर मान लीजिए किसी क्रेडिटर ने मेरे ऊपर जो है जो वो कोई चार्ज कर रखा है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स मेरे ऊपर लागू हो रही हैं, तो अगर मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन के लिए जाती हूँ, रिजोल्यूशन हो जाता है, तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जो लायबिलिटी होगी ये हट जाएगी। इससे जो किससे हट जाएगी, उन प्रीवियस मैनेजमेंट या प्रमोटर्स से। तो मान लीजिए मैंने आईबीसी के थ्रू रिजोल्यूशन के मैं गई और मैंने जो है अपनी कंपनी सेल कर दी मिस्टर ए को, तो अब मेरी क्योंकि कंपनी ये सेल मिस्टर ए को हो गई है, तो अब ये नए प्रमोटर या मैनेजमेंट बन गए हैं, अब इनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग ना आए, इसके लिए जो है ये अमेंडमेंट किया गया है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो पर्सन ए की नहीं होगी, जिसने भी ये बाई किया है या रिजोल्यूशन जो है सक्सेसफुल होने के बाद जिसने भी रिजॉल्व करके इसका मैनेजमेंट टेक ओवर किया है, उसके ऊपर ये क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी उस कंपनी की। प्रीवियस मैनेजमेंट और प्रमोटर के ऊपर जो है केस चलता रहेगा अगर उन्होंने फ्रॉड किया है तो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या क्या जो है आपके करेक्शंस किए हैं। पहली चीज़ इन्होंने की है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन या पीसीए। ये 2002 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिससे कि अर्ली इंटरवेंशन मैकेनिज्म के रूप में जो है ये बनाया गया था, जिससे कि जो भी बैंक जो अंडर कैपिटलाइज हो रहे हैं या जिनके यहाँ पे पुअर एसेट क्वालिटी है, वहाँ पे आपका पीसीए जो है किक इन हो जाता है। पीसीए का मतलब है जैसे ही कोई बैंक जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी की कमी हो या जिसकी एसेट क्वालिटी गिरने लगेगी या उसके जो है वल्नरेबल हो जाता है, तो तुरंत जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है आरबीआई ले लेता है बैंक को टर्न अराउंड करने के लिए। पीसीए फ्रेमवर्क ये कहता है कि बैंक कोई भी बैंक अगर रिस्की होगा अगर वो कुछ ट्रिगर पॉइंट्स को जो है टच करेगा। ट्रिगर पॉइंट्स क्या है? पहला ट्रिगर पॉइंट है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अगर CRAR का रेशियो जो है आपका ये फॉल डाउन होता है 11% से, इसका मतलब आपने ट्रिगर पॉइंट को टच कर दिया है, अब आपके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई कर सकता है। नेट एनपीएस आपके कितने हैं? अगर आपके नेट एनपीएस फॉल डाउन कर जाते हैं एक लेवल के बियॉन्ड, अगेन पीसीए जो है चालू हो जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट कितना है? टायर 1 लीवरेज रेशियो कितना है? ये सारी चीज़ें जो है आपके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपका फॉल डाउन करता है तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का फ्रेमवर्क आपके ऊपर लागू हो जाएगा। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क सिर्फ उन कॉमर्शियल बैंक के ऊपर लागू होता है, सिर्फ कॉमर्शियल बैंक के ऊपर लागू होता है, ये कॉर्पोरेटिव बैंक्स के ऊपर लागू नहीं होता और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के ऊपर लागू भी नहीं होता है। फिर लीवरेज रेशियो क्या है? लीवरेज रेशियो ये बेसल 3 के नॉर्म्स में डिफाइंड है। ये कहता है कि टायर 1 कैपिटल का एक रेशियो क्या परसेंटेज होना चाहिए बैंक के एक्सपोजर से, मतलब कि बैंक का जो रिस्की एसेट है, रिस्क ये जो है आपका टायर 1 कैपिटल वर्सेस जो है रिस्क को देखता है। अगर आपका टायर 1 कैपिटल का सिर्फ 11%, मतलब ये आपका जो है 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब रिस्क आपकी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी रिस्क ज़्यादा है इसका मतलब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में लॉस हो सकता है। अब बैंक का जो टोटल एक्सपोजर है ये कैसे डिफाइन करते हैं? बैंक का जो टोटल एक्सपोजर है ये डिफाइन किया जाता है इन सबको सम करके। क्या क्या चीज़ें सम की जाती हैं इसमें? बैलेंस शीट का एक्सपोजर सम किया जाता है, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ का एक्सपोजर, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का एक्सपोजर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स का एक्सपोजर, मतलब कि ये सारी चीज़ें जो है हमारी बैंक के टोटल एक्सपोजर में आती हैं। आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो है लीवरेज रेशियो को थोड़ा सा रिलैक्स किया था, जिससे कि बैंक ज़्यादा लैंड कर सके सेम कैपिटल बेस पर। मतलब जितना ज़्यादा आपको रेशियो होगा, मान लीजिए 11% मेंटेन करना है, तो कैपिटल कम से कम आपको इतना जो है अपने पास रखना पड़ेगा, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग 11% कम से कम कैपिटल अपने हाथों में रखना पड़ेगा, मतलब टायर 1 कैपिटल के रूप में रखना पड़ेगा। अगर लीवरेज रेशियो कम करके 9% कर दिया जाए तो यहाँ से आप टायर 1 कैपिटल का कुछ मनी लैंडिंग में दे सकते हैं। तो ये लीवरेज रेशियो को थोड़ा सा कट ऑफ किया गया है, जिससे कि बैंक ज़्यादा लैंड कर सके सेम कैपिटल बेस पर।
आरबीआई ने डोमेस्टिक बैंक्स को जो है उनके कुछ बैड लोन्स डायरेक्टली सेल करने के लिए अलाउ कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अब्रॉड के इन्वेस्टर्स के लिए। ये सिर्फ वन टाइम सेटलमेंट एक्सरसाइज होगी, बार बार बैंक्स इसको नहीं कर सकते हैं। फिर प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट, ये क्या है? आरबीआई ने जो है पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बनाया है, ये वॉलंटरी है लेंडर्स के लिए। जो भी डिफॉल्टर्स हैं उनको जो है बैंक्रप्सी कोड लेकर के जा सकती है इस फ्रेमवर्क के तहत। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होती हैं, ये इनको बार किया गया है कि कोई भी फाइनेंशियल एसेट जो उनके स्पॉन्सर्स का है या लेंडर्स का है, ये उनको बाई नहीं कर सकती हैं। पहले क्या होता था कि कोई भी मान लीजिए कंपनी ए है, इसने लोन लिया मान लीजिए 10 करोड़ का, अब ये डिफ़ॉल्ट कर देता था और इसने अपनी एक एआरसी भी बनाई हुई है कंपनी बी के नाम से, डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब कंपनी एआरसी ये जो बी है इसके ए के एसेट को खरीद लेती थी, मान लीजिए ये खरीद लेगी 3 करोड़ में, ठीक है। तो अब 7 करोड़ का जो लॉस हुआ बैंक को, इसको हटाने के लिए एआरसीज को ये बोला गया है कि आप अपने एसेट्स अपने स्पॉन्सर्स के या अपने एंड लेंडर्स के एसेट को आप नहीं परचेज कर सकते हैं, जिससे कि जो लैंडर है उसका जो उसका लॉस ना हो, उसको हटाने के लिए ये और एक लेकर के नॉर्म आई है गवर्नमेंट आरबीआई। फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक स्पेशल टाइप की कंपनी होती है, स्पेशल टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि बैंक से उसके डेटर्स को खरीद लेता है किसी म्यूचुअली एग्रीड वैल्यू के ऊपर और ट्राई करता है कि उस डेट को वो खुद रिकवर करे, ठीक है। तो अब बैंक से वो डेट उसकी बैंक की बैलेंस शीट से वो डेट हट गई। अब इस डेट को रिकवर करने की जो वो होगी हेडेक होगी, वो एआरसी की होगी, बैंक की हेडेक नहीं होगी। तो ये बैंक की जो बैलेंस शीट है उसको क्लीन करने का काम करती है। दूसरी चीज़, यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल बोर्ड होता है, उनको जो है वो स्पेशलाइज्ड होते हैं लोन की रिकवरी में, इसीलिए उनको दिक्कत नहीं होती लोन की रिकवरी में। अब ये जो कंपनीज होती हैं एआरसी कंपनीज, ये रजिस्टर्ड हैं आरबीआई के द्वारा, ये रजिस्टर्ड हैं और ये रेगुलेट की जाती हैं सार्फेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग। फिर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए हैं? आरबीआई ने अभी सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क इसको रिफॉर्म किया है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब ना हो। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को रिस्ट्रिक्शन फेस करनी पड़ेगी अगर उन्होंने तीन पैरामीटर्स को गड़बड़ किया। पहली चीज़, अगर उनके नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट 6% से ज़्यादा हो जाते हैं, उनके नेट एडवांसेस से ज़्यादा, मतलब जो भी वो लोन दे रहे हैं उसमें 6% से ज़्यादा अगर एनपीए की वैल्यू हो जाती है तो उनके ऊपर ये करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क उनके ऊपर लागू हो जाएगा। जैसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन था कॉमर्शियल बैंक में, ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आपका SFAF जो है लागू हो जाएगा अगर आपकी जो एनपीए की वैल्यू है वो 6% हो जाती है, या अगर आप 2 लगातार फाइनेंशियल ईयर्स में अगर आप लॉसेस आ रही हैं आपकी बैलेंस शीट में, तो अगेन आपके ऊपर जो है एसएएफ लागू हो जाएगा। अगर आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ये आपका 9% से घट गया तो अगेन आपके ऊपर एसएएफ जो है लागू हो जाएगा। तो काफ़ी कुछ इसमें मिलता जुलता है पीसीए से। आरबीआई ने बोला है कि बड़े जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जिनके एसेट 500 करोड़ से ज़्यादा हैं, उनको सारे एक्सपोजर जो भी 5 करोड़ के ऊपर के एक्सपोजर हैं, जो भी रिस्क हैं, वो सारी उनको जो है इन्फॉर्मेशन देनी होगी सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिटर्स को। तो क्रिलैक जो है आपका एक ये सेटअप किया गया था आरबीआई के द्वारा 2014-15 में, जिससे कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को जल्दी रिकॉग्नाइज किया जा सके, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है लिया जा सके उनके रिजोल्यूशन का और फेयर रिकवरी ऑफ लेंडर्स का। इस फ्रेमवर्क के थ्रू CRLIC के थ्रू जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं और जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनको जो है स्क्रिलैक में अपनी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर वो 5 करोड़ से ज़्यादा किसी को लेंड कर रहे हैं तो उनको वो इन्फॉर्मेशन CRILC में देनी पड़ती है। अब बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS क्या है? ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो जिसमें जो है बहुत सारी सेंट्रल बैंक्स का एक कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी और फिस्कल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है और ये बैंकर्स के लिए जो है आपका बैंक की तरह काम, सेंट्रल बैंक्स के लिए बैंकर का काम भी करता है। इसका जो हेड ऑफिस है ये बेसल में स्विट्जरलैंड में है, यहीं से बेसल नॉर्म्स आते हैं। BIS ये होस्ट करेगा और सपोर्ट करेगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग में है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये लाने की कोशिश करता है। इसकी एक कमेटी है जिसका नाम है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन या BCBS, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। यहाँ से ही बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 नॉर्म्स आए हैं। बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन क्या है? ये इंटरनेशनल कमेटी है जो 1974 में फॉर्म की गई थी, जिससे कि बैंकिंग रेगुलेशंस को डेवलप किया जा सके। इसके अंदर जो है सेंट्रल बैंक 27 कंट्री के सेंट्रल बैंक हैं और यूरोपियन यूनियन का भी सेंट्रल यहाँ पे बैंक है।
ये जो है बहुत सारी पॉलिसी रिकमेंडेशंस लेकर के आता है, जिसका नाम है बेसल अकॉर्ड्स, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को सजेस्ट करती हैं, जिससे कि बैंक में सॉल्वेंसी की प्रॉब्लम ना आए, बैंक इंसॉल्वेंट ना हो, बैंक की जो सॉल्वेंसी इवन फाइनेंशियल स्ट्रेस के टाइम पर मेंटेन रहे, उसके लिए बेसल अकॉर्ड को किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेसल 3 की गाइडलाइंस को जो है बोल दिया था, बैंक्स को बोला था कि आप बेसल 3 की गाइडलाइंस धीरे धीरे लेकर के आइए, और 1 अप्रैल 2013 से इंडिया ने जो है फेज मैनर में बेसल 3 की कैपिटल रेगुलेशंस को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया है। 31 मार्च 2019 तक पूरी तरह से बेसल 3 की जो कैपिटल रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट की जा चुकी है इंडिया के अंदर। बाकी जो इंपॉर्टेंट बेसल स्टैंडर्ड्स हैं वो थे, जैसे मिनिमम कॉमन इक्विटी कैपिटल रेशियो क्या होना चाहिए, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर फ्रेमवर्क, मिनिमम टायर 1 कैपिटल, मिनिमम टोटल कैपिटल और डीसिप रिक्वायरमेंट, ये सारी आपकी बेसल स्टैंडर्ड्स के अंदर आती हैं। अब टायर क्या होते हैं कैपिटल के, बैंक की कैपिटल के टायर्स क्या होते हैं, टायर 1 कैपिटल क्या होता है। टायर 1 कैपिटल को हम कोर कैपिटल कहते हैं। इसमें जो है मनी आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के रूप में जितना भी, एसएलआर के रूप में जितना भी मनी होगा, ये टायर 1 कैपिटल का हिस्सा होता है। अगर बैंक के पास फिजिकल कैश के फॉर्म में मनी है तो ये भी आपका टायर 1 कैपिटल का हिस्सा है। उसके जो भी शेयर कैपिटल के रूप में मनी है वो भी, और जितने भी सिक्योर्ड लोन्स हैं बैंक के, वो सारे टायर 1 कैपिटल का हिस्सा होते हैं। कम से कम 6% आपका CAR का जो है टायर 1 कैपिटल से आना चाहिए। ये कैपिटल क्या करेगा, ये लॉसेस को एब्जॉर्ब कर सकता है, बैंक को की जो ट्रेडिंग ऑपरेशन है उसको सीज किए बिना ये कैपिटल लॉसेस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। अब टायर 2 कैपिटल क्या है, ये सप्लीमेंट्री कैपिटल होता है। ये जो भी टैक्स के बाद जो भी इनकम आ जाती है, बैंक की जो भी प्रॉफिट आएगा वो टायर 2 कैपिटल में आता है। फिर जो भी रिटेल अर्निंग्स होंगी बैंक की, ये भी टायर 2 कैपिटल है। कैपिटल इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, जो भी बॉन्ड के फॉर्म में कैपिटल है, या हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या कोई अनसिक्योर्ड लोन्स हैं जिनकी सर्विसिंग हो रही है, ये सारा टायर 2 कैपिटल में आता है। टायर 3 कैपिटल क्या है, टायर 3 कैपिटल में आपके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आते हैं, सबऑर्डिनेट लोन्स आते हैं, मतलब जिनकी सर्विसिंग नहीं हो रही, और अनडिस्क्लोज रिजर्व्स आते हैं। बैलेंस शीट में जो भी अनडिस्क्लोज रिजर्व्स हैं वो सारे टायर 3 कैपिटल के अंदर आते हैं। अब इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट क्या है, ये एम करता है जिससे कि रिजोल्यूशन हो सके लोन अकाउंट्स का, जहां पर साइज जो आपका 50 करोड़ से ज़्यादा है। ये जो भी और ये मतलब एक ग्रुप ऑफ लेंडर्स ने किसी को लेंडिंग की हुई है, तो उसकी रिजोल्यूशन के लिए इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ICA को फॉर्म किया गया है। ये सशक्त प्लान का हिस्सा है, और इसको गवर्नमेंट ने इसलिए फॉर्म किया था जिससे कि जो प्रॉब्लम है बैड लोन्स की उसको रिजॉल्व किया जा सके। ये सुनील मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस के ऊपर आया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ICA ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन से आया था, सुनील मेहता कमेटी के रिकमेंडेशन से ये आया था, और सुनील मेहता कमेटी के रिकमेंडेशंस आए थे स्ट्रेस्ड एसेट के ऊपर। नेक्स्ट जो आपको देखना है वो बैंकिंग बोर्ड्स ब्यूरो। ये सेटअप हुआ था फरवरी 2016 में एज एन ऑटोनोमस बॉडी, और ये पीजे नायक कमेटी से आया था। तो आप सुनील मेहता कमेटी से IBC आया है, और पीजे नायक कमेटी से बैंकिंग बोर्ड्स ब्यूरो आया है। बैंकिंग बोर्ड्स ब्यूरो ये गवर्नेंस को इम्प्रूव करेगा पब्लिक सेक्टर बैंक में। इसने अपॉइंटमेंट बोर्ड जो था गवर्नमेंट का उसको रिप्लेस करके ये प्रोफेशनल बोर्ड हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है बैंकिंग बोर्ड्स ब्यूरो BBB। इसका एजेंडा है कि गवर्नेंस को इम्प्रूव किया जा सके पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, और इसका मैंडेट है कि ये गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा टॉप लेवल बैंक अपॉइंटमेंट्स के लिए, और बैंक्स को जो है और असिस्ट करेगा बैंक्स को कैपिटल रेजिंग प्लान्स में, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज उनको फॉलो करनी चाहिए बैड लोन्स को डील करने के लिए, ये भी बैंकिंग बोर्ड्स ब्यूरो ही बताएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। हमने जो है 2.1 तक कवर कर लिया है, 2.1 के बियॉन्ड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको आजकल मैं पॉलिटी की सीरीज़ PT 365 की इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि पिछली सीरीज़ में डायरेक्टली हम PDF से ही अंडरलाइन करके देख रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें कॉपीराइट का एक इशू आएगा। तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक से प्रिवेंट करने के लिए मैं आपके इस तरह से आपके PPTs बना रही हूँ, वहीं से रिलेटेड है, वहीं से हमने नोट्स बनाए हुए हैं, PT 365 से ही हमने नोट्स बनाए हुए हैं। तो अगर आपके पास PT 365 नहीं भी है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, और चाहे तो मैं इनको आपको ऐसे PDF फॉर्म भी दे सकती हूँ, क्योंकि ये मेरे अपने नोट्स हैं तो इनके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। अभी PT 365 जो पॉलिटी का है वो धीरे धीरे मैं इंट्रोड्यूस करूँगी दोबारा से फेज मैनर में, तो थोड़ा सा उसके लिए पेशेंस रखें। अभी तक आपने 7 लेक्चर उसके देख लिए होंगे, 8वां 9वां लेक्चर मैं जल्दी ही आपका लेकर के आऊँगी। 1 to 7 दोबारा मेरे को डालने पड़ेंगे, और वो जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो हटाने पड़ेंगे, इसीलिए आप 1 to 7 के जितने लेक्चर्स आपको देखने हैं आप अभी देख सकते हैं।
सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों के बाद मैं वो वहाँ से हटा दूँगी। और इकोनॉमी का तो हम ऐसे ही बनाएंगे। तो आई होप आपको पसंद आए, जुड़े रहें मेरे साथ। मैं सारे आपके सब्जेक्ट्स के जो PT 365 आएगा वो सारी मैं कवर कराऊंगी, जिससे कि आपका एक क्विक रिविजन हो सके। बेस्ट ऑफ लक, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, टेक केयर।